हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। आज हम आपके सामने मोशन का भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुए हैं। कल हमने एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी जिसमें मोशन के बारे में आपको बताया था कि मोशन क्या है। कल पढ़ाने से पहले हमने आपको ये बताया था कि किसी भी इंसान का चलना ही मोशन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रास्ते पर चल रहा है और उसके आसपास की चीजें उसके अनुसार बदलती हुई जा रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक गतिशील व्यक्ति है या वो गति कर रहा है। तो आइए आज हम इसके भाग 2 पर चलते हैं। अब भाग 2 पर चलने से पहले कल हमने एक छोटा सा रिकैप में दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी। उसी में आगे चलते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे परिमाण, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड आकार होता है। मैग्नीट्यूड आकार होता है। आकार होता है। देखिए क्या लिखा हुआ, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को इसका परिमाण कहते हैं। किसी भौतिक राशि को, भौतिक माने फिजिकल क्वांटिटी के संख्यात्मक मान को, संख्यात्मक मान का मतलब है कि कोई चीज किस अवस्था में कितनी नंबरों में या कितने आकार लिए वो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब गति में संख्यात्मक का क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान गति कर रहा है और वो कुछ दूरी तय कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी दूरी को हम किसी नंबर्स में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। किसी नंबर्स में हम उसको बताते हैं कि हाँ भाई ये इतनी दूरी तय कर चुका है। तो उस दूरी से हमको ये पता चल जाता है कि इसने जितनी भी गति करी उसका मैग्नीट्यूड कितना है कि भाई 10 किलोमीटर चलकर आया। इसका पूरा आकार कितना है कि 10 किलोमीटर का आकार है, 10 किलोमीटर ये चलकर आया है। तो उससे हमको ये पता लग जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमारी परिभाषा में यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भौतिक राशि की फिजिकल क्वांटिटी की अगर संख्यात्मक मान हो तो उसका परिमाण ही हम क्या कहते हैं? आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब हमारे वेक्टर्स, हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो वो क्या होती है? एक राशि लिए हुए होती है जिसको हम इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक स्केलर और एक, ठीक है, एक स्केलर और एक वेक्टर, ठीक है। तो हमने देखा कि पहला जो हमारा नाम आता है वो सादिश राशि को लेकर आता है, वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं। वह भौतिक राशि जिसके परिणाम, वह भौतिक राशि जिसके परिणाम मैग्नीट्यूड एवं दिशा दोनों ही होते हैं। मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशि जिसमें दिशा भी होगी और आकार भी होगा। अब दिशा और आकार से क्या समझ में आ रहा है? सर समझ में रहे कहने का मतलब कि हम एक दिशा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और अग्रसर होने के बाद हमने क्या देखा कि हमने एक मैग्नीट्यूड मतलब कि एक दूरी तय कर दी। उस आखिर में हमने कहा कि भाई हम पूरब की तरफ से चलते हुए 2 किलोमीटर आए हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है या ये जो प्राणी है या ये जो गाड़ी है ईस्ट की तरफ से चलती हुई 2 किलोमीटर आई है। तो हमको ये पता चलता है कि भाई उसका डायरेक्शन भी हो गया। तो अगर कहने का मतलब है छोटा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लें, ये अगर हम बनाएं, ये मान लीजिए आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो आकार का क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर यहां पर खड़ा है, यहां से चलता है इस तरीके से और यहां से यहां तक ये 2 किलोमीटर चलकर आता है, तो यहां पर हमको दोनों बातें पता चलती है कि एक इंसान किस डायरेक्शन से आ रहा है और कितना चलकर आ रहा है। तो ऐसे में उसका मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा दोनों ही पता चल जाती है। तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं? सादिश राशि कहते हैं, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर भार, वैद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, विस्थापन आदि। भार, वेट। वेट कैसे हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। भाई अगर 2 किलो चीज को अगर आप उठा रहे हैं, किसी चीज को आप नीचे से उठा रहे हैं, तो उसको हम ये भी बता सकते हैं ये चीज कहां से उठी? नीचे से ऊपर की तरफ उठी। डायरेक्शन पता चल गया। वेट से हमको क्या पता चलता है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो दोनों ही बातों में हमको क्या पता चल जाता है कि हाँ भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अगर वैद्युत आवेश कहने लगे, चार्ज कहने लगे Q, तो Q का भी अपना एक मान होता है। चार्ज होता है, चार्ज क्या, चार्ज पार्टिकल क्या पॉजिटिव टू नेगेटिव चलने लगते हैं। और वेग, बल, ये जितनी भी चीजें हैं हमारी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इन सब का एक दिशा और मैग्नीट्यूड अपने आप में होता है। ठीक है, अब तो हमारी गति क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं, आगे चलते में हम ये देखते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय का मतलब एक नॉर्मल से सीधे रास्ते पर गति क्या है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। कहने का मतलब है जब कोई भी चीज एक सीधी रेखा पर अग्रसर हो, गतिमान हो, लगातार चल रहा हो, तो ऐसे में हमको उसको क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कर रहा है। दूरी एवं विस्थापन का उपयोग क्या है, मतलब कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ डू वी यूज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ द फर्स्ट पार्ट, दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है। पहली बात कि दूरी क्या है, भाई कोई इंसान कितना चलकर आ गया वही दूरी है। डिस्प्लेसमेंट में कोई इंसान सीधा कितना चलकर आया है, ठीक है, जिसमें आरंभिक और अंतिम बिंदु हो। तो ये दोनों बातें हमें किस बात की जानकारी देते हैं, ये दोनों बातें हमारी इस बात की जानकारी देते हैं कि कोई भी वस्तु, मतलब कि वस्तु क्या कर रही है, कोई भी वस्तु गति प्रक्रिया को, मतलब कि उसके चलने वाली जितनी भी प्रक्रिया है उसको व्यक्त करने में क्या करती है, हमारी मदद करती है। दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करी जा सकती है। अब देखिए दोनों पहलुओं में थोड़ा सा अंतर है। हमारा टॉपिक क्या है, दूरी एवं विस्थापन का उपयोग क्या है। तो दूरी का उपयोग क्या है कि हम किसी भी वस्तु की क्या कर सकते हैं, गति प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं। दूसरे में कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति को भी बता सकते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा, तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मान लीजिए ये ए बी पार्ट है, ये ए और ये आपका बी, कोई व्यक्ति यहां से चलता है तो ये क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो इससे क्या पता चला आपका कि प्रारंभिक और अंतिम पहलुओं के बीच में कितनी दूरी है, क्या स्थिति है। तो यहां पर पता चलता है कि भाई ये 3 किलोमीटर है। तो इससे ये पता चलता है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। तो इससे ये भी स्थिति साफ हो जाती है कि वो इंसान कितनी दूरी तय कर रहा है। तो दूरी और विस्थापन की क्रिया से हम यही समझ सकते हैं कि दिए गए समय में, कोई भी दिए हुए समय में उस इंसान का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होगा, जिसमें उसने कितनी दूरी तय की होगी। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो आता है टॉपिक दूरी, जो दूरी के लिए हम बात कर रहे हैं, ये वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है। कोई भी वस्तु अगर जितनी भी दूरी तय करती है, अगर हम उसको नाप लें तो वही हमारी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। यह एक आदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के अंदर आपका क्या नहीं होता, आकार नहीं होता, और आपका क्या है, दिशा, मतलब कि दिशा नहीं होती, आकार होता है। क्योंकि दूरी के अंदर, कल भी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब हम दूरी देखते हैं तो अगर कोई मनुष्य यहां से चलता है और यहां से जाने के बाद वो इस तरीके से घूमने के बाद फिर इस तरीके से चलकर और ये इस तरीके से इस बिंदु पर आता है, बिंदु बी और बिंदु ए है, ये बिंदु बी और बिंदु ए है। तो ऐसे में आपका क्या हो जाता है कि हम यहां से उसको नापना शुरू करते हैं और नापते नापते इस तरीके से होते हुए, अब आप ये देखकर बता सकते हैं इसका कोई आकार है कि नहीं है इसका आकार, क्योंकि ये तो रास्ता अटपटा सा दिखाई दे रहा, आड़ा टेढ़ा पहुंच गया। वो हमको ये नाप तो सकते हैं कि भाई ये यहां से इतना चला, ये इतना चला, इसको पूरे को नाप सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे डिस्टेंस के अंदर क्या है कि वे ये वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई होती है।
ठीक है, ये एक आदिश राशि है। आदिश राशि में हमारी मैग्नीट्यूड नहीं होता। क्या नहीं होता? मैग्नीट्यूड नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन होती है, दिशा डायरेक्शन होती है। तो भाई इस आदमी का डायरेक्शन तो है, वो सीधा जा रहा है इस तरीके से आया, फिर ये बड़ा डायरेक्शन तो हमको पता चलता है। तो स्केलर क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड आकार के बारे में नहीं पता चलता। तीसरा पॉइंट, दूरी सदैव धनात्मक होती है। बिल्कुल, आप अग्रसर ही तो होंगे, पीछे तो कहां जा रहे हैं। अब आप पीछे मुड़कर जाएंगे तो भी अग्रसर हो रहे हैं, आगे जाएंगे तो भी अग्रसर हो रहे हैं, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं। तो दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्यों? इसका एक सबसे बड़ा पहलू आप कहेंगे सर जितना हम आगे गए उतना ही हम पीछे चले आए, तो क्या हमने ऋणात्मक दूरी तय नहीं करी? बिल्कुल। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है कि दूरी के अंदर हमारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता ही नहीं है, हम सीधे सीधे चलते हुए चले जाते हैं। इसलिए दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अब आ जाइए, ये विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है। विस्थापन का मतलब तो आप जानते हैं कि वह न्यूनतम दूरी जो हमेशा सीधी हो। तो या तो ये डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल बराबर होगी या उससे बड़ी भी होगी, क्योंकि सीधा रास्ता या सीधा पथ कहीं ना कहीं आकर मुड़ता भी है। तो इसका मतलब ये विस्थापन से बड़ा या बराबर भी होगी। ठीक है, और इसमें अगला पॉइंट क्या कहलाता है कि यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर करता है। बिल्कुल, जितना बड़ा मार्ग होगा दूरी उतनी ही बड़ी होगी या उतनी तय की जाएगी। तो यह मार्ग की दूरी पर भी निर्भर करता है। अब आ जाइए अगले टॉपिक पे कि डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होती है। यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। हमेशा सीधे रास्ते का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को दर्शाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। दूसरी बात, यह एक आदिश राशि है। बिल्कुल, यह एक आदिश राशि है क्योंकि हमारे डिस्प्लेसमेंट में आकार होता है। कैसे आकार होता है? हमने कल भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ये प्रारंभिक और ये अंतिम, ये चले गए, मतलब कि ए और बी पॉइंट पर चले गए। मान लो 3 ही किलोमीटर है, यहां से यहां पहुंच गए सी पॉइंट पर, ये 2 किलोमीटर है, यहां से यहां पहुंच गए डी पॉइंट पर, ये 1 किलोमीटर है। अब सर इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बिल्कुल मैग्नीट्यूड है। हम इसको नापेंगे तो क्या कहेंगे? ए बी के बीच की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। साफ पता चल रहा है कि भैया 3 किलोमीटर का टुकड़ा है, आकार पता चल गया। बी सी के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। साफ पता चलता है कि आकार कितना है। सी डी की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। बिल्कुल साफ पता। तो तीनों रास्ते में 3 बिंदु बनते हुए चले गए, प्रारंभिक अंतिम, फिर अंतिम प्रारंभिक बना, फिर अंतिम छोर पर पहुंच गए, फिर वो अंतिम छोर फिर प्रारंभिक बना और दूसरा पॉइंट अंतिम हो गया। तो मैग्नीट्यूड मिल गया नहीं मिल गया? तो ये एक सादिश राशि है और डायरेक्शन तो इसमें दिखाई दे रही है कि किस तरीके से चल रहे हैं। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकती है। धनात्मक कैसे, ऋणात्मक कैसे और शून्य कैसे? तो ये किस तरीके से दिखाई देगी कि अगर मान लीजिए मैं यहां से यहां तक गया कोई सामान लेने, एक मनुष्य यहां से चलता है और यहां पर पेड़ तक आता है। मान लो ये पेड़ है, यहां से जब ये चला सीधा चला और 2 ही किलोमीटर चल के गया। अब जब ये वापस आया तो भी तो 2 ही किलोमीटर चलकर आया। तो ऐसे में उसने कितनी दूरी तय की? 0। क्यों? क्योंकि शुरू में अगर इसे ए बी पॉइंट से देखा जाए तो ये पहले ए बी पॉइंट चला 2 किलोमीटर, ठीक है। अब जब ये वापस आया तो ये क्या करा? जिस रास्ते पे गया उसी से वापस आ गया। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट था, प्रारंभिक बिंदु था, वो क्या बन गया? वापस आने में अंतिम। और जब शुरुआत में जो अंतिम बिंदु था वो बन गया प्रारंभिक। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे? बी ए, तो देखो पॉइंटों में अंतर आ गया। तो इसका मतलब जो ये बी ए से आया था ये -2 लेकर आया, प्लस माइनस क्या हो गया आपका? माइनस। तो क्या आया कि वो तो कुछ भी नहीं चला, जितना चला उतना ही वापस आ गया, जहां से चला वहीं वापस आ गया। तो दूरी क्या हो गई? 0 हो गई, कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हुए हम ये देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा है
कि एक समान गति क्या होती है। एक समान लगातार चलना, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान का मतलब है कि भाई आपने गाड़ी में बैठ के हाईवे पे पहुंच गए, एक्सीलेटर पे पैर दबा लिया, 100 किलोमीटर की गति से लगातार चले ही जा रहे हैं, और आप कुछ मिनट कह सकते हैं या कुछ सेकंड कह सकते हैं उस गति में लगातार चल रहे हैं। जब समय अंतराल में हम एक ही गति से क्या करते हैं सफर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान गति। यही यहाँ लिखा है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करती है, समान माने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे तय करती है, तो हम उस गति को क्या कहते हैं, एक समान। अगर चित्र से समझने की कोशिश करें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक चित्र है, यहां से यहां तक हम चले, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए हमने, ये हमारी दूरी हो गई, ये दूरी हो गई, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया या समय कह लीजिए ये। तो जब गाड़ी लगातार चल रही है तो आप ये ध्यान कीजिए कि गाड़ी सीधी चल रही है तो समय भी तो बढ़ रहा है और दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हमारे यूनिक मोशन हो रहा है, मतलब कि एक समान गति में गतिमान कोई चीज वस्तु चल रही है, इसी को हम एक समान गति कहते हैं। तो असमान गति कैसी होती है भैया फिर, कि असमान गति वो होती है कि जिसमें मोड़ तोड़ आ जाते हैं। सरल भाषा में कहूं, आप गए सीधे 50 की स्पीड में, एकदम मोड़ आ गया, फिर आपको स्लो स्पीड करनी पड़ी, फिर मुड़े, फिर स्पीड तेज करी, फिर कहीं मोड़ आ गया, आप रुक गए, या गड्ढे आ गए, या स्पीड ब्रेकर आ गए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे में आपकी गति एक समान रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। अगर ग्राफ में आप देखना चाहेंगे तो हम इसको दोबारा दिखा सकते हैं। ये ग्राफ कैसा बनेगा, जो कुछ ऐसे चलकर ऐसे आया, जो कुछ ऐसे चलकर ऐसे आया, कि आप एक वक्त में तो सीधे चले, फिर धीरे धीरे यहाँ पर घुमाव आने पर आपकी स्पीड क्या होने लगी, कम होने लगी, आपकी गति धीमे हो गई। तो आपने निश्चित समय में समान दूरी तय ही नहीं करी। तो जब समान दूरी तय ही नहीं करेंगे तो हमारी वो गति क्या कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। ठीक है। अब आपका जो अगला टॉपिक आता है वो चाल आता है, जिसको हम इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारी गाड़ियों में लगा रहता है स्पीडोमीटर। उसका काम क्या है, हम कहते हैं भाई कितने किलोमीटर पर चल रहे हैं, तो फटाक से कहते हैं भैया हम तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं। तो प्रति घंटा में हम कैसे देखेंगे, तो हमने कहा 60 किलोमीटर आप कैसे कह रहे हैं, ये 60 किलोमीटर पर आवर आपने बता कैसे दिया। तो दोनों बात क्या है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। समय अंतराल पर इतना हम समय दूरी तय कर लेते, वही हमारी क्या है, स्पीड हो जाती है। चाल की मात्रक हमेशा मीटर में नापी जाती है, और चाल के अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता है और किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो स्पीड हमेशा मीटर में ही नापी जाती है। और इसके जो अल्टरनेट विकल्प है जिसमें हम इनको नाप सकते हैं, तो वो विकल्प हमारे क्या है, आपके सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। चाल एक आदिश राशि है, स्केलर है, क्योंकि चाल का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, दिशा होती है और हमेशा धनात्मक होगी। कहीं स्पीड सुनिए कि -60 किलोमीटर प्रति घंटा से आए, अरे माइनस कैसे हो जाएगी, क्या चला ही नहीं सका, बिल्कुल भी ठीक है। और वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या गति को, मतलब कि वस्तु की गति को हम नापने के लिए उसके हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, परिमाण, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। तो अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति करती है। ऐसी वस्तुओं की गति एक दर
ज्ञात करने के लिए औसत चाल ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब जब कोई भी वस्तु गति करती है तो वो समान गति कभी नहीं करती, असमान गति करती है। और जब वो असमान गति करती है तो हम उसका एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, औसत चाल क्या होता है, तय की गई कुल दूरी और कुल लिया गया समय। कहने का मतलब क्या हो सकता है कि अगर हम ये कहने लगे कि हमने 2 मिनट में कितनी दूरी तय करी, मान लो 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर 2 मिनट में अगले 2 मिनट में भी हमने 2 किलोमीटर तय कर ली, फिर अगले 2 मिनट में हमने मान लीजिए 3 किलोमीटर तय कर ली। तो ऐसे तो हमको यही पता नहीं चल रहा कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इन सारी दूरियों को क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। और इन सबको प्लस करके कहने का मतलब क्या है, 3 2 5 और 1 6, 6 बटे में 6। तो हम कितना चले, 1 किलोमीटर पर मिनट चले। ये हमारी औसत चाल आ गई। 6 मिनट में हम 1 किलोमीटर प्रति मिनट चले। तो औसत चाल से हम उसको निकाल लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है वेग। वेग माने वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब यह है जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल में परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे, ऐसे में चाल को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। कहने का मतलब अब यहाँ पर एक नई बात है, वेग भी स्पीड होती है और स्पीड तो स्पीड कहलाती है, लेकिन स्पीड के अंदर मैग्नीट्यूड की आवश्यकता नहीं होती या दिशा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारी जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। सर हमारे स्पीड में दिशा की क्यों आवश्यकता नहीं होती? वो इसलिए आवश्यकता नहीं होती कि स्पीड हमारी किसी भी दिशा की मोहताज होती नहीं। जिस भी दिशा में हम चलने लगते हैं वही स्पीड नाप लेते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी नापते हैं, वेग नापते हैं, तो उसमें हमें दिशा की आवश्यकता भी होती है। और परिभाषा हमारी ये कहती है एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वेग कहा जाता है। मतलब कि एक डायरेक्शन में लगातार चलने वाली वस्तु क्या कहलाती है, हमारी वेलोसिटी कहलाती है। और हमेशा वेग की जो मात्रक होती है मीटर प्रति सेकंड होती है। और किसी वस्तु का वेग समान और असमान हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी वस्तु की वेलोसिटी या वेग समान ही हो, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, किसी वस्तु का वेग समान और असमान हो सकता है। और वेग एक सादिश, हमने स्पीड को क्या देखा था, जो कि आपकी क्या थी आदिश राशि थी। और हमारी वेग क्या होती है, सादिश राशि। क्यों? क्योंकि दोनों में हमारा क्या चाहिए, परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। और हमारी स्पीड में हमारी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही होती है, देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई, सीधी रेखा में तो चल रही है, फिर भी उसकी चाल बदल रही है, कभी ज्यादा कभी कम हो रही है। ऐसे में वो गति कर रही हो तो उसकी गति की दर के परिमाण को औसत वेग के रूप में हम निकालते हैं। कि भाई अगर मान लीजिए किसी की स्पीड कम ज्यादा हो रही है, वेग कम ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में हम उसका औसत निकाल लेते हैं। और औसत निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 करते हैं। प्रारंभिक वेग मतलब कि u, प्रारंभिक वेग हम u से नोट करते हैं, u प्लस v बटे में 2। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जब वो शुरुआत में चला, जो उसकी स्पीड शुरुआत में थी और अंतिम में जो आखिरी में जो उसकी स्पीड थी, दोनों को हम उसको जोड़ देते हैं और बटे 2 कर देते हैं। और 2 करने से हमारी क्या पता चल जाती है, एवरेज वेलोसिटी पता चल जाती है। तो आज की क्लास में हमने कुछ और तत्वों के बारे में जाना, अच्छे से समझा। तो आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।